हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल द अल्फा बैंकर एंड माय नेम इज चिराग चोपड़ा। सो गाइस, अगर आप इस बार के आईबीपीएस क्लर्क 2021 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारी तरफ से आपके लिए कुछ बहुत बड़ी गुड न्यूज है। गाइस, मैंने हमेशा देखा है कि बहुत सारे बच्चों को प्रीलिम्स के रिगार्डिंग बहुत ज्यादा डाउट्स होते हैं एंड स्पेशली उन बच्चों को जो अभी अभी प्रिपरेशन चालू कर रहे हैं। और भाई ये डाउट्स उनको लगातार परेशान करते रहते हैं कि भाई किस सेक्शन में किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चंस का लेवल क्या रहता है, कितने अलग अलग पैटर्न के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ऐसे ही हजारों क्वेश्चंस होते हैं जो बच्चों को लगातार परेशान करते रहते हैं। तो भाई आपकी इस सारी परेशानी को खत्म करने के लिए और आप सब लोगों को वन स्टॉप सॉल्यूशन प्रोवाइड कराने के लिए हमने एक नया सीरीज चालू करा है जिसका नाम है चैंपियन सीरीज। इस सीरीज की बात करें तो भाई इस सीरीज में हम तीनों ही सेक्शन दैट इज इंग्लिश, क्वांट एंड रीजनिंग का हर वो टॉपिक कवर करते हैं जिसके एग्जामिनेशन में आने के 1% चांस भी है। इसका मतलब अगर इस बार एग्जामिनर ने कोई एक नया पैटर्न का क्वेश्चन सोचा है जो अभी तक क्वेश्चन पेपर में नहीं पूछा गया, वो पैटर्न भी आपको चैंपियन सीरीज में देखने को मिलेगा। दैट मीन्स अगर आप चैंपियन सीरीज को स्टार्ट से एंड तक फॉलो करेंगे तो आपकी प्रिपरेशन का लेवल हमेशा रहेगा 100% और उसी के साथ ऐसा कोई पैटर्न का क्वेश्चन नहीं होगा जो आपने नहीं देखा होगा चैंपियन सीरीज में। फाइन, तो भाई ये बात हो गई हमारी चैंपियन सीरीज। भाई अगर आज की क्लास की बात करें तो भाई आज है हमारा चैंपियन सीरीज का क्लास नंबर 29। मतलब 28 क्लासेस ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं चैंपियन सीरीज के, जिसमें हमने तीनों ही सेक्शन की बहुत अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस ऑलरेडी कर चुके हैं। फाइन, भाई आज की क्लास की बात करें तो भाई आज हमारी क्लास है इंग्लिश लैंग्वेज की एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की क्लास और उस टॉपिक का नाम है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। अब भाई अगर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बात करूं तो इसकी इंपॉर्टेंस आप इसी से पता कर सकते हो कि ये प्रीलिम्स में कम से कम 7 से लेकर 10 क्वेश्चंस तो पूछे ही जाएंगे आउट ऑफ 30 क्वेश्चंस और उसी के साथ भाई मेंस एग्जामिनेशन में एटलीस्ट 2 सेट्स रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के पूछे जाते हैं। इसका मतलब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इंग्लिश लैंग्वेज का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया। फाइन, बट आज की क्लास की इंपॉर्टेंस क्या है? भाई आज की क्लास की इंपॉर्टेंस है कि भाई हिंदी मीडियम वाले बच्चे इसको जरूर देखें और उसी के साथ इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे जिनके लगातार इंग्लिश में स्कोर कम आते हैं वो बच्चे भी आज की क्लास को जरूर फॉलो करें, बिकॉज आज की क्लास में मैं बहुत डिटेल में जाने वाला हूं कि कैसे हमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को अप्रोच करना चाहिए। भाई मेरी क्या स्ट्रैटेजी रहती थी जब मैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को अप्रोच करता था और जब मेरे सामने क्वेश्चन पेपर में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता था तब। फाइन, तो मतलब आज की क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आप सब लोगों के लिए। भाई एक पूरा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का पैसेज देखेंगे, अराउंड 9 से 10 क्वेश्चन होंगे इस पैसेज में और एग्जैक्टली प्रीलिम्स लेवल का आज का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन रहेगा। फाइन, तो विदाउट फर्दर अडू डायरेक्टली आगे चलते हैं और आज के रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को देखते हैं। फाइन, तो ये रहा हमारे सामने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। अब गाइस देखो, आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की लेंथ देख के लग रहा होगा कि भाई इतना छोटा सा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, तो भाई ऐसी बात नहीं है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन लंबा है, ये एक पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है और ये तीसरा पार्ट है। टोटल 3 पेजेस में मैंने डिवाइड कर लिया जिससे साफ सुथरा हम अच्छे से इस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को देख पाए। भाई आज के रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बात करें तो भाई ये एक न्यूज़पेपर का आर्टिकल है और जैसे कि एग्जामिनेशन में भी होता है कि हमेशा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मोस्ट ऑफ द टाइम किसी ना किसी न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स ही होते हैं, तो वो चीज आपको यहां देखने को जरूर मिलेगी। अब भाई देखो, आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूं। भाई जब भी किसी नए टॉपिक पे जाओ हमेशा और हमेशा इस बात को याद रखो कि भाई सबसे पहले आपको उस क्वेश्चन के डायरेक्शंस पढ़ने हैं। डायरेक्शन से ज्यादा किसी भी क्वेश्चन में कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं होता, बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि डायरेक्शन में ही आपको कुछ ऐसी हिंट दे देते हैं लोग कि आपका क्वेश्चन करने का पूरा नजरिया या पूरा पैटर्न ही बदल जाता है। तो भाई चाहे डायरेक्शन पढ़ना इंपॉर्टेंट हो या नहीं, भाई हम तो अपने 5 से 7 सेकंड उस डायरेक्शन को पढ़ने में देने वाले हैं। तो जल्दी से डायरेक्शन पढ़ लो। रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो इट। सर्टेन वर्ड्स एंड फ्रेजेस आर गिवन इन रेड टू हेल्प यू लोकेट देम व्हाइल आंसरिंग सम ऑफ द क्वेश्चंस। बहुत बढ़िया, मतलब कि बोल रहे हैं कि भाई कुछ वर्ड्स को इन्होंने रेड कलर में कर दिया है, जैसे कि हमें दिख भी रहा है अपने पहले ही पेज पे 2 वर्ड्स रेड कलर में है। ये इसलिए करा है बिकॉज इनके रिगार्डिंग कुछ आगे वोकैबुलरी के क्वेश्चंस हमसे पूछे जाएंगे, तो उनको हम बाद में देखेंगे। राइट, अभी अपना पैसेज पढ़ना चालू कर देते हैं। चलो भाई मेरे साथ साथ पैसेज को रीड करो। द वर्ल्ड इकोनॉमी इज स्लोली रिकवरिंग फ्रॉम द डिवास्टेशन कॉज्ड बाय द कोविड-19 पेंडेमिक, बट दैट इज ओनली पार्शियल सोलेस। The world economy is slowly recovering from the devastation caused by COVID-19 pandemic। भाई वर्ल्ड इकोनॉमी जो है वो स्लोली रिकवर कर रही है डिवास्टेशन से, जो कब आया था कोविड-19 की वजह से। बट आगे क्या लिखा है? बट दैट इज ओनली पार्शियल सोलेस। सोलेस का मतलब होता है कुछ दुख, बट ये तो हमारा कुछ एक पार्शियल दुख है, तो मतलब इस दुख के बारे में आगे और बात हो रही होगी। The recovery is uneven among countries and within countries, but the emerging universal truth is that economic inequality is rising sharply in all the countries। भाई बोल रहे हैं कि रिकवरी अनइवन है कुछ कंट्रीज में
और कंट्रीज के अंदर भी, विद इन द कंट्रीज भी। बट इमर्जिंग यूनिवर्सल ट्रूथ क्या है कि इकोनॉमिक इनइक्वालिटी इज शार्पली राइजिंग इन ऑल द कंट्रीज। कि भाई जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है वो पूरी दुनिया में बहुत तेजी से बढ़ रही है। आगे क्या लिखा है, अ न्यू रिपोर्ट बाय ऑक्सफैम हैज रिवील्ड दैट 1000 richest people worldwide recovered their losses from the pandemic within 9 months as opposed to the world's poorest who might take a decade to limp back to their pre-pandemic standing। तो भाई यहाँ पे एक नई रिपोर्ट आई है और वो रिपोर्ट किसने दी है, बाय ऑक्सफैम। भाई ऑक्सफैम एक बहुत बड़ा रिसर्च सेंटर है जो बहुत सारी नई नई रिपोर्ट्स लेके आता रहता है। तो उन्हीं की एक नई रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग क्या हुआ है भाई, इन्होंने बोला कि दुनिया के जो 1000 सबसे अमीर लोग हैं उन्होंने अपने सारे लॉसेस रिकवर कर लिए जो पैंडेमिक की वजह से हुए थे अकेले 9 महीने में, एज अपोज टू, जबकि जो दुनिया के सबसे पुअर, सबसे गरीब लोग हैं उनको अराउंड 1 डेकेड लगेगा, उनको 10 साल लगेंगे उस लॉस को कवर करने में और अपनी प्री पैंडेमिक सिचुएशन तक पहुंचने में। मतलब आज जो इंसान गरीब है वो 10 साल पीछे जा चुका, मतलब अभी उसको 10 साल और लगेंगे अपने आज के गरीब वाली स्टेटस तक पहुंचने के लिए। मतलब वो कितना ज्यादा उसको नुकसान ऑलरेडी हो चुका है। वहीं जो अमीर लोग हैं उन्होंने अपने सारे के सारे लॉसेस कवर कर लिए इन जस्ट 9 मंथ्स, अकेले 9 महीने में। भाई आगे पढ़ो, इनइक्वालिटी हैज अलार्मिंगली हाई एंड डिस्टेबलाइजिंग सोशल एंड पॉलिटिकल ऑर्डर इन मच ऑफ द वर्ल्ड इवन बिफोर द पैंडेमिक स्ट्रक। भाई बोल रहे हैं कि इनइक्वालिटी ऑलमोस्ट हमेशा से हाई थी और डिस्टेबलाइज कर रही है सोशल एंड पॉलिटिकल ऑर्डर को इन द वर्ल्ड इवन बिफोर द पैंडेमिक स्ट्रक। इवन बिफोर द पैंडेमिक स्ट्रक, स्ट्रक का यहां पे क्या मतलब हो सकता है, इवन बिफोर द पैंडेमिक स्ट्रक, इसका मतलब ये हो सकता है ना कि भाई पैंडेमिक आने से पहले भी, भाई पैंडेमिक जो हमारी दहलीज पे पहुंचा उससे पहले ही तो इनइक्वालिटी हमारे सामने थी। भाई पूरी दुनिया में हमेशा से इनइक्वालिटी थी, चाहे पैंडेमिक हो या पैंडेमिक स्ट्रक ना करा हो। ओके आगे पढ़ो, इट इज सेट टू फर्दर एग्रेवेट फियर 295 इकोनॉमिस्ट फ्रॉम 79 कंट्रीज कमीशन बाय ऑक्सफैम। भाई ये बोल रहे हैं इट इज सेट टू फर्दर एग्रेवेट। एग्रेवेट का मतलब क्या होता है भाई, एग्रेवेट का मतलब होता है किसी चीज को और ज्यादा खराब करना, और ज्यादा डाउनग्रेड करना, और ज्यादा किसी को डिस्टेबलाइज करना या चीज को और ज्यादा नेगेटिव सेंस में लेके जाना। तो ये बोल रहे हैं कि ये सारी चीजें और फर्दर खराब होने वाली हैं। किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू 295 इकोनॉमिस्ट फ्रॉम 79 कंट्रीज जो ऑक्सफैम की रिपोर्ट के लिए आए थे। आगे पढ़ो, इनइक्वालिटी इन इंडिया हैज राइजन टू लेवल्स लास्ट सीन व्हेन इट वाज कॉलोनाइज्ड। भाई जो अभी इनइक्वालिटी के लेवल है इंडिया में वो कब थे सबसे पुराने, इससे पहले जब इंडिया कॉलोनाइज था। कॉलोनाइज मतलब अंग्रेजों का गुलाम था, उस टाइम पे जितनी इनइक्वालिटी उतनी इनइक्वालिटी आज वापस आ गई है इंडिया में। ओके आगे पढ़ो, दस एडिशनल वेल्थ एक्वायर्ड बाय इंडियाज 100 बिलियनियर्स सिंस मार्च व्हेन लॉकडाउन वाज इम्पोज्ड इज इनफ टू गिव एवरी वन ऑफ द 138 मिलियन पुअरेस्ट 94,045 अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट। भाई ये बोल रहे हैं कि भाई इंडिया के जो 100 सबसे बड़े बिलियनियर्स हैं ना, जिन्होंने मार्च के बाद से पैसा कमाया, मतलब लॉकडाउन होने के बाद से पैसा कमाया, उनके पास कितना पैसा है कि हमारी जो पूरी जनसंख्या है 138 मिलियन लोग, उन सबके सबको वो 94,045 रुपीज दे सकते हैं पर हेड। इसका मतलब इस पूरे लॉकडाउन में जिनको सबसे ज्यादा फायदा हुआ वो इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कौन है, वो सबसे बड़े इंडिया के 100 बिलियनियर्स। गाइस ये बात कहीं ना कहीं सच भी है, बिकॉज आपने देखा होगा कि इस पेंडेमिक के दौरान, भाई कोविड-19 के दौरान, भाई आपने देखा होगा अडानी ग्रुप वाले जो अडानी जी हैं, भाई वो इंडिया में ही नहीं छोड़ो दुनिया में भी टॉप पे पहुंच गए। भाई टॉप वर्ल्ड रिचेस्ट में उनकी गिनती होने लगी। भाई हमारे जो अंबानी जी हैं भाई वो भी बहुत अमीर हो गए इस लॉकडाउन के दौरान। मतलब देखा जाए तो भाई ये लॉकडाउन में इन लोगों ने अपने लॉसेस बहुत जल्दी कवर करे, वहीं जो पुअर है, जो गरीब आदमी है, वो लॉस कवर नहीं कर पाया है। एंड अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट वो 10 साल और पीछे चला गया है, मतलब अपनी गरीब स्टेट से भी 10 साल पीछे चला गया है। आगे पढ़ते हैं, एन अनस्किल्ड वर्कर इन इंडिया वुड टेक 3 years टू अर्न व्हाट द कंट्रीज रिचेस्ट पर्सन अर्न इन 1 second लास्ट ईयर, द रिपोर्ट कैलकुलेट्स। इसका मतलब क्या है भाई, ये बोल रहा है कि एक अनस्किल्ड वर्कर जो इंडिया में है, जो वो 3 साल में पैसा कमाता है, उतने जो इंडिया के रिचेस्ट पर्सन है भाई वो 1 सेकंड में कमा लेते हैं। मतलब एक गरीब आदमी के 3 साल इज इक्वल टू अमीर आदमी का 1 सेकंड अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट। आगे पढ़ो, द वर्सनिंग इनइक्वालिटी इन इनकम एंड अपॉर्चुनिटीज इंपैक्ट्स some sections disproportionately due to discrimination based on gender, caste and other factors. The poorer people were worst affected by the disease itself. भाई तो ये क्या बोला कि भाई इसकी वर्सनिंग इनइक्वालिटी क्या है, भाई इसका इनइक्वालिटी के और भी बहुत सारे रीजन है और इसका सबसे बड़ा रीजन कुछ है जेंडर, कास्ट एंड अदर फैक्टर्स।
और ये बोल रहे हैं कि पुअरर पीपल इस डिजीज की वजह से वर्स्ट अफेक्टेड हुए हैं। ओके, आगे पढ़ो क्या लिखा है। द फोकस ऑन ग्रोथ हैड लेड पॉलिटिशियंस एंड पॉलिसी मेकर्स टू एक्सेप्ट राइजिंग इनइक्वालिटी एज इनएविटेबल फॉर डिकेड्स। इनइक्वालिटी एज इनएविटेबल फॉर डिकेड्स। भाई ये बोल रहे हैं कि फोकस ऑन ग्रोथ है जो पॉलिटिशियंस का और पॉलिसी मेकर्स का, इसकी वजह से उनको ये कुछ एक्सेप्ट करना पड़ा है कि भाई जो इनइक्वालिटी है, राइजिंग इनइक्वालिटी है, ये इनएविटेबल है। इनएविटेबल का मतलब क्या होता है भाई? इंग्लिश में इनएविटेबल वर्ड का मतलब होता है भाई ऐसी चीज जिसको भी आप कभी इग्नोर नहीं कर सकते, या एक ऐसी चीज जिसको आप कभी छोड़ नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि भाई एक अच्छा सिटीजन बनने के लिए आपको सारे के सारे रूल्स को अवॉइड करना पड़ेगा, भाई रूल्स को यहाँ पे एक्सेप्ट करते हुए आगे चलना इनएविटेबल है। भाई मतलब रूल्स को अगर आपने तोड़ा तो आप अच्छे सिटीजन नहीं बन पाओगे, मतलब रूल्स को मानना इनएविटेबल है। इनएविटेबल मतलब जिस चीज को आप इग्नोर नहीं कर सकते। फाइन, तो भाई ये बोल रहे हैं कि भाई फोकस ऑन ग्रोथ की वजह से पॉलिटिशियंस और पॉलिसी मेकर्स ने ये एक्सेप्ट कर लिया था कि राइजिंग इनइक्वालिटी इज इनएविटेबल। भाई इनइक्वालिटी जो बढ़ रही है वो इनएविटेबल है, उसको दबाया नहीं जा सकता और उसको स्किप नहीं करा जा सकता। भाई इनइक्वालिटी तो इंडिया में आएगी ही आएगी। ओके, आगे पढ़ो। इनइक्वालिटी केम टू बी सीन एज बिनाइन आउटकम ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ दैट लेड टू रिडक्शन ऑफ एब्सोल्यूट पॉवर्टी। भाई बोल रहे हैं कि इनइक्वालिटी को क्या समझा जाने लगा? भाई इनइक्वालिटी को समझा जाने लगा कि वो बिनाइन आउटकम है, एक पॉजिटिव आउटकम है। बिनाइन का मतलब होता है अच्छा, कुछ पॉजिटिव। भाई दो वर्ड्स होते हैं, एक होता है बिनाइन, एक होता है मलाइन। मलाइन, देखो मलाइन की स्पेलिंग होती है MALIGN, मलाइन, और बिनाइन की स्पेलिंग यहां लिखी है। जहां पे भी बिनाइन टाइप का वर्ड आएगा उसका मतलब होता है किसी पॉजिटिव सेंस में बात हो रही है। वहीं मलाइन नाम का जब भी वर्ड आया तो उसका मतलब नेगेटिव सेंस में बात हो रही है। तो ये अभी क्या बोल रहा है कि इनइक्वालिटी को बिनाइन आउटकम की तरह देखे जाने लगा, मतलब पॉजिटिव आउटकम की तरह देखे जाने लगा ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ दैट लेड टू रिडक्शन ऑफ एब्सोल्यूट पॉवर्टी। और ये माना जाने लगा कि भाई इनइक्वालिटी होना जरूरी है बिकॉज ये इनएविटेबल है और इसकी वजह से कुछ इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है और उस इकोनॉमिक ग्रोथ की वजह से एब्सोल्यूट रिडक्शन इन पॉवर्टी हो रहा है। मतलब एक ये थ्योरी बनी कि इनइक्वालिटी होना जरूरी है जिसकी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ होती है और इकोनॉमिक ग्रोथ होगी तो भाई रिडक्शन इन एब्सोल्यूट पॉवर्टी हो जाएगा। ओके, आगे पढ़ो। कंसर्न्स अबाउट इनइक्वालिटी कुड आल्सो बी इजीली डिसमिस्ड एज बीइंग इन्फॉर्म्ड बाय सोशलिज्म। तो भाई ये बोल रहे हैं कि कंसर्न जो हम दिखा रहे हैं इनइक्वालिटी के लिए, इनको इजीली डिसमिस करा जा सकता है एज इन्फॉर्म्ड बाय सोशलिज्म। सोशलिज्म के अकॉर्डिंग भी ये जितने भी हमारे कंसर्न्स है इनइक्वालिटी के रिगार्डिंग, इन सबको इजीली हम डिसमिस कर सकते हैं। Any criticism of capitalism was viewed with skepticism in the mainstream of development debates। भाई कैपिटलिज्म के जितने भी क्रिटिसिज्म हैं उनको बहुत स्केप्टिज्म के साथ देखे जाने लगा। स्केप्टिज्म क्या होता है? स्केप्टिज्म मतलब नेगेटिव व्यू में, मतलब उसको बहुत ऑपोजिट व्यूज में देखे जाने लगा इन द मेन स्ट्रीम ऑफ डेवलपमेंट डिबेट्स। मतलब ये माना जाने लगा कुल मिला के कि भाई कैपिटलिज्म होना बहुत जरूरी है हमारे डेवलपमेंट के लिए। ओके, समझ आई अभी तक बात? आगे क्या बोल रहा है? Until the crisis of capitalism could no longer be ignored। Until ऐसा समय आ गया कि भाई कैपिटलिज्म के जो क्राइसिस हैं उनको इग्नोर नहीं करा जा सकता। भाई कैपिटलिज्म क्या होता है? भाई कैपिटलिज्म का मतलब इंडिया या पूरी दुनिया के जो भी प्रॉपर्टी है वो सारी की सारी प्रॉपर्टी आप प्राइवेट कर दो। प्राइवेट कर दो भाई, प्राइवेट हैंड्स में दे दो और उसके बाद वो प्राइवेट ओनर्स उन सारी की सारी प्रॉपर्टीज को रन करेंगे। जैसे कि आपने अभी देखा भी होगा कि इंडिया में बहुत सारे PSUs या PSBs हैं जिनको अब डिसइन्वेस्टमेंट करा जा रहा है और जिनको अब प्राइवेट करा जा रहा है। तो इस चीज को भी थोड़ा आप कैपिटलिज्म से रिलेट कर सकते हो। ये बोल रहे हैं कि भाई पहले उनका जो भी क्रिटिसिज्म आता था उसको स्केप्टिज्म से देखा जाता था, उसको इग्नोर करा जाता था, अंटिल जो क्राइसिस है कैपिटलिज्म का उसको इग्नोर ही ना करा जा सके। मतलब जब वो क्राइसिस बहुत बड़ा हो गया उसके बाद इग्नोर नहीं करा जा सकता। The literature on capitalism and its linkage with democracy is now growing fast। भाई जो लिटरेचर है कैपिटलिज्म का और उसका लिंकेज विद डेमोक्रेसी इज नाउ ग्रोइंग फास्ट। जो लिटरेचर है, जो लोग बोलते हैं, जो लोग लिखते हैं, तो लिंक जो बिटवीन कैपिटलिज्म है डेमोक्रेसी है वो बहुत अच्छा होता जा रहा है और बहुत तेजी से ग्रो भी कर रहा है। आगे पढ़ते हैं। There is now universal agreement among economists that the distribution of new wealth between capital and labor has become so one-sided that workers are constantly being pushed to penury while the rich are getting richer। पर ये क्या बोल रहे हैं? There is now universal agreement, एक universal agreement है among economists that distribution of new wealth between capital and labor। तो भाई ये बोल रहे हैं जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है वेल्थ का बिटवीन कैपिटल मतलब ओनर किसी भी कंपनी का और उसके लेबर में इतना वन साइडेड हो गया है कि वर्कर्स को कॉन्स्टेंटली बीइंग पुश्ड टू पेनरी व्हाइल द रिच आर गेटिंग रिचर।
भाई अगर मैं आपके सामने ये सेंटेंस रख दूं और मैं बोलूं आपको कि भाई मुझे इस वर्ड पेन्यूरी का मतलब बताओ, तो क्या इस वर्ड को पढ़ के, इस सेंटेंस को पढ़ के आप मतलब बता पाओगे? भाई ये बोल रहे हैं ये इतना वन साइडेड हो गया है कि जो अमीर आदमी है वो और अमीर होता जा रहा है। तो भाई वर्कर क्या होगा? वर्कर तो और गरीब होता जाएगा ना, और तबीयत उसकी खराब होती जाएगी और हालत खराब होती जाएगी। तो भाई वो इतना वन साइडेड हो गया है कि जो वर्कर है वो और पेनरी में जाता जा रहा है और गरीब होता जा रहा है, वहीं जो रिच है वो और ज्यादा रिचर होता जा रहा है। फाइन, अभी तक चीजें समझ आई? आगे पढ़ो। This has social and political consequences as upheavals in democratic societies around the world show. The environmental cost of a development model that hinges on higher and higher growth are also obvious. भाई कुछ environmental cost मतलब environment को ताक पे रखते हुए भी कुछ चीजें करी जा रही हैं in the name of development. भाई डेवलपमेंट मॉडल के नाम पे एनवायरमेंट को भी बीच में घसीटा जा रहा है, एनवायरमेंट भी इस चीज की वजह से नुकसान झेल रहा है सारा का सारा। Okay, on the other hand, there is an acknowledgement of crisis among capitalist moguls. फिर क्या बोल रहे हैं भाई? on the other hand, there is acknowledgement. वो लोग मान रहे हैं। कौन मान रहे हैं और क्या मान रहे हैं? भाई वो ये मान रहे हैं कि क्राइसिस जो हो रहा है कैपिटलिस्ट मोगल्स। भाई मोगल्स का मतलब क्या होता है? जो टॉप पे होता है ना भाई, जो किंग होता है, किंग को बोलते हैं ये लोग मोगल्स। ठीक है, मतलब जो ताज होता है जिसके सिर पे, उसको बोला जाता है मोगल, किंग। तो ये बोल रहे हैं कि जो कैपिटलिस्ट मोगल्स हैं, कैपिटलिस्ट किंग्स हैं, वो अब उस क्राइसिस के बारे में मानने लग गए हैं। किस क्राइसिस के बारे में? जिसकी अभी हमने पिछले पेज पे बात करी कि भाई अब वो क्राइसिस इतना बड़ा हो गया है, कैपिटलिस्ट क्राइसिस, कि उसको इग्नोर करना पॉसिबल नहीं है। फाइन, तो अब ये लोग भी इसको एक्सेप्ट करने लग गए हैं, इसको एक्नॉलेज करने लग गए हैं। आगे पढ़ो। द थीम ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एट डेवोस दिस वीक इज द ग्रेट रीसेट। भाई जो थीम है द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की इस बार जो डेवोस में हो रहा है, उसकी थीम क्या है? द ग्रेट रीसेट, which it says is a commitment to jointly and urgently build the foundation of our economic and social system for a more fair, sustainable and resilient future. तो भाई ये एक क्या थीम है इसकी? भाई थीम है द ग्रेट रीसेट। यहाँ पे आपका जीके का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस हो रहा है, बिकॉज भाई ये एक करंट अफेयर का भी टॉपिक है। भाई कहाँ पे आपका इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हेल्ड हुआ था? तो भाई वो हेल्ड हुआ था डेवोस में। उसकी थीम क्या थी? उसकी थीम थी द ग्रेट रीसेट। और वो क्या बोलना चाह रहा था? भाई वो बोलना चाह रहा था कि भाई हमें कमिटमेंट करेंगे टू जॉइंटली एंड अर्जेंटली, कि जिससे जॉइंटली और अर्जेंटली एक फाउंडेशन बनाया जाए जिससे हमारा इकोनॉमिक और सोशल सिस्टम एक फेयर, सस्टेनेबल और रेसिलिएंट फ्यूचर की तरफ आगे बढ़े। ओके, आगे लिखा है ऑन द अदर मेजर्स दैट फेवर कैपिटल एट द कॉस्ट ऑफ लेबर कंटिन्यू। स्टिल इतना सब करने के बाद भी, भाई वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में इतनी बड़ी बड़ी बातें करने के बाद भी अब क्या हो रहा है कि भाई जो मेजर ले रहे हैं वो अभी भी कैपिटल को फेवर कर रहे हैं एट द कॉस्ट ऑफ लेबर। मतलब वो अभी भी ओनर्स को सपोर्ट कर रहे हैं एट द कॉस्ट ऑफ देयर लेबर। मतलब लेबर को आज भी घसीटा ही जा रहा है, आज भी उनको और गरीब करा जा रहा है, वहीं जो अमीर है उसको और अमीर करा जा रहा है। अभी भी यही मेजर्स इंडिया में या पूरी दुनिया में चल रहे हैं। फॉर इंस्टेंस चेंजेस इन लेबर लॉज इन सेवरल स्टेट्स ड्यूरिंग द पैंडेमिक। तो भाई आगे क्या हो रहा है? भाई आगे एक एग्जांपल दे रहा है, फॉर एग्जांपल चेंजेस इन द लेबर लॉज इन सेवरल स्टेट्स ड्यूरिंग द पैंडेमिक। अब भाई ये किसी से भी बात छुपी नहीं है। जो यूपी में कुछ लेबर लॉज आए थे कि भाई जो भी लेबर इस स्टेट को छोड़ेगा उसको पेनल्टी देनी पड़ेगी, या अलग अलग इंपॉर्टेंट मेजर्स जो इन्होंने लेबर के अगेंस्ट लगाए थे, उन्हीं की यहाँ बात हो रही है कि भाई कुछ लेबर लॉ चेंज कर दिए स्टेट्स ने ड्यूरिंग द पेंडेमिक, कि भाई वो लोग अपने घर नहीं जा सकते बिकॉज वो गए तो उनको ऊपर पेनल्टी लगेगी या उनको वो नौकरी वापस नहीं मिलेगी। ऐसे कुछ मेजर्स आपने सुना होगा करंट अफेयर्स में भी, उन्हीं की यहाँ पे बात हो रही है। और फाइनली भाई आखिरी सेंटेंस में बोल रहा है लिप सर्विस इज नॉट इनफ टू टैकल इनइक्वालिटी। भाई अकेले बोलने से कुछ नहीं होगा, आपको कुछ करना पड़ेगा, चाहे ऑन पेपर्स या एक्चुअल रियलिटी में, बट बोलने से, लिप सर्विस से कुछ नहीं होगा। भाई लिप सर्विस मतलब अकेले बोलने से कुछ नहीं होगा। फाइन भाई, तो यहां पे हमारा अभी तक का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन खत्म हो गया, पूरा पैसे समझ आ गया। अब एक एक करके सारे क्वेश्चंस को करते हैं। अब भाई क्या करोगे? भाई देखो मैं आपके सामने क्वेश्चन ले आया हूं, अब क्वेश्चन का आंसर आपको मुझे देना है। जल्दी से भाई, जैसे मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं अपनी वीडियो को पॉज करो, ऑप्शंस पढ़ लो, ऑप्शन अपना चूज करो, वापस पॉज खोलो, मतलब वापस प्ले करो और फिर चेक करो आपका आंसर सही है या नहीं। फाइन, चलो पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ पेंडेमिक हैज एनहांस्ड सर्जिंग इनइक्वालिटी इन द कंट्री। भाई पेंडेमिक की वजह से इनइक्वालिटी कैसे बढ़ी पूरी इंडिया में या पूरी कंट्री में? तो भाई ऑप्शन ए, बिग बिजनेसेस वर अनअफेक्टेड एज दे वर रनिंग इन द पेंडेमिक आल्सो।
ये ऐसी कोई बात नहीं हो रही कि भाई पेंडेमिक चल रहे थे या नहीं चल रहे थे, कोई बात नहीं हुई। और जो भी बात पैसेज में नहीं होती है हमारे लिए वो ऑप्शन गलत होता है। गवर्नमेंट असिस्टेंस हैज मेड पुअर पीपल सर्वाइव इन पेंडेमिक। क्या ऐसी कहीं पे भी बात हुई है कि गवर्नमेंट ने कोई असिस्टेंस दिया है? बिल्कुल नहीं बोला है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। ऑप्शन सी पढ़ो, पेंडेमिक हैज अफेक्टेड ईच एंड एवरी सोसाइटी इररिस्पेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल लेवल। तो भाई क्या ऐसा हुआ है कि इररिस्पेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल लेवल सबको इक्वली अफेक्ट करा है? भाई ये तो ये बोल रहा है ना कि भाई अमीर लोग और अमीर होते जा रहे हैं और गरीब लोग पुअर पीपल और पुअर होते जा रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं हुआ, ये तो बिल्कुल गलत बात बोल रहा है कि भाई सब इक्वली अफेक्टेड हुए हैं। भाई अमीर तो आदमी और अमीर हो गया ना, भाई इंडिया के जो 100 सबसे अमीर थे वो और ज्यादा अमीर हो गए और जो गरीब थे वो और ज्यादा गरीब हो गए। मतलब ऑप्शन सी भी गलत हो गया। और ऑप्शन डी पढ़ो, पुअर हैव बोर्न द मोर फॉल आउट फ्रॉम द बर्न्ट एंड रिकवरी विल टेक सो लॉन्ग। ये बोल रहा है कि वो जो गरीब आदमी है वो सबसे ज्यादा इसकी मार को झेला है और उसकी रिकवरी में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। पूरे के पूरे पैसेज में क्या यही बात नहीं हुई है कि भाई गरीब ने सारा इंपैक्ट झेला है, सबसे ज्यादा अफेक्ट इस पूरे के पूरे पेंडेमिक में, पूरे के पूरे कोरोना पेंडेमिक में पुअर पीपल हुए हैं या गरीब इंसान हुआ है? तो क्या ऑप्शन डी बिल्कुल सही नहीं है यहाँ पे? भाई देखो हमने यहाँ पे कुछ नहीं करा, पूरा पैसेज पढ़ा अच्छे से। अब ऑप्शन हमें अपने आप साफ साफ खुद बोल के गया कि भाई मुझे चूज करो, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। फाइन, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 चलते हैं। भाई क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द सेकंड पैराग्राफ ऑफ द पैसेज। भाई हमें ये चूज करना है कि भाई किस स्टेटमेंट को इन्फर कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सेकंड पैसेज के अकॉर्डिंग। ठीक है भाई, ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए, द बिग बिजनेसेस हैव ग्रेटर एफिशिएंसी एंड स्किल्स देन द लो पेड और एम्पावरमेंट। भाई ये क्या सही हो सकता है क्या नहीं, भाई आप बताओगे मुझे। अगला पढ़ो ऑप्शन बी, द बिगेस्ट, यहाँ पे टी आएगा, द बिगेस्ट विनर्स हैव रीप्ड द बेनिफिट्स फ्रॉम द लॉकडाउन एंड वाइस वर्सा विद लो पेड। तो भाई ऑप्शन बी ये बोल रहा है कि भाई जो अमीर लोग हैं, जो बिगेस्ट विनर्स हैं, उन्होंने सबसे ज्यादा मुनाफा कमाया इस लॉकडाउन में, वहीं जो गरीब इंसान है, जो लो पेड है, उसको नुकसान हुआ। भाई देखो पूरे के पूरे पैसेज में क्या यही बात नहीं हो रही है कि गरीब को दबाया अमीर बढ़ा, गरीब को दबाया अमीर और अमीर हो गए? तो क्या मुझे यहाँ पे ऑप्शन सी और ऑप्शन डी पढ़ने की जरूरत है? आप मुझे बताओ, क्या मैं डायरेक्टली ऑप्शन बी को यहाँ चूज नहीं कर सकता? बिकॉज ऑप्शन बी ही तो पूरे पैसेज में बात हुई है कि भाई गरीब कम हो गया, गरीब का स्टेटस और कम हो गया, वो एक डेकेड, एक 10 साल पीछे चला गया। वहीं अमीर इंसान तो अब इतना पैसा कमाने लग गया है कि उसका जो 1 सेकंड में वो पैसा कमाता है वो गरीब इंसान 3 साल में इकट्ठा करके कमा सकता है। क्वेश्चन 2 का आंसर हो गया ऑप्शन बी। फाइन, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। Why policy makers prefer development over rising inequality in the country? भाई पॉलिसी मेकर हमेशा डेवलपमेंट को क्यों प्रेफर करते हैं ओवर राइजिंग इनइक्वलिटी? भाई हमने अभी क्या पढ़ा था, भाई पॉलिसी मेकर्स क्या बोलते हैं? भाई पॉलिसी मेकर्स ये बोलते हैं भाई इनइक्वलिटी होना तो इनएविटेबल है, भाई इनइक्वलिटी को आप बचा नहीं सकते, इनइक्वलिटी तो इंडिया में या पूरी कंट्री में या पूरी दुनिया में आएगी ही आएगी। बट इसी के साथ ही साथ इनइक्वलिटी होना जरूरी है, बिकॉज इनइक्वलिटी होती है तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है गरीबी कंट्री की गिरती है, ऐसा पॉलिसी मेकर्स बोलते हैं। भाई ऑप्शंस पढ़ लो। ऑप्शन ए, इंक्रीजिंग इनइक्वलिटी इज द सेकंड एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट विद ओवरऑल डिक्लाइन इन पॉवर्टी। लो भाई हमको यही आंसर मिल गया। भाई इंक्रीजिंग इनइक्वलिटी की वजह से डेवलपमेंट बढ़ता है और इस डेवलपमेंट की वजह से हमारी जो गरीबी है वो कम होती है, पॉवर्टी कम होती है। भाई ये मैं ऑप्शन इतनी जल्दी कैसे चूज कर पा रहा हूं? बिकॉज मैंने पूरा पैसेज ऑलरेडी पढ़ लिया है और मुझे पूरा पैसेज पढ़ने के बाद एक एक अक्षर का मतलब पता है और एक एक वर्ड में जल्दी जल्दी आंसर निकालता जा रहा हूं। क्वेश्चन 3 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, जो मुझे 1 सेकंड में समझ आ गया। भाई चलो क्वेश्चन 4 देखते हैं। What does the author meant by lip service is not enough to tackle inequality? तो भाई इस स्टेटमेंट के थ्रू ऑथर क्या कहना चाहता था? भाई लिप सर्विस अकेले बोलने से इनइक्वलिटी कम नहीं होगी, ऐसा ऑथर बोलना चाह रहा था। ऑप्शन पढ़ लो। ऑप्शन ए, ऑथर मींस टू इंप्लीमेंट पॉलिसी एफिशिएंटली टू इंक्रीज प्रोडक्शन की आई डोंट थिंक प्रोडक्शन की कहीं बात नहीं हुई है, ऑप्शन ए गलत हो गया। ऑप्शन बी पढ़ो, देयर इज अ वर्ल्ड डिफरेंस बिटवीन प्रीसेप्ट एंड प्रैक्टिस ऑफ इकोनॉमिस्ट। देखो यहां पढ़ो, ये मतलब है कि भाई वो बोलते कुछ और है और करते कुछ और है या करते कुछ भी नहीं है। तो क्या इसका मतलब ये नहीं हो गया कि भाई उनका एक बहुत बड़ा डिफरेंस है बिटवीन उनके बोलने में और उनके प्रैक्टिस में? समझो, यही तो बोल रहा है कि भाई लिप सर्विस से अकेले कुछ नहीं होगा, अकेले बोलने से नहीं हो जाएगा। भाई अकेले बोलने से नहीं होगा, करने से भी होगा। और उनका ये बहुत बड़ा डिफरेंस है कि वो बोलते हैं बट बोलने और करने में बहुत बड़ा डिफरेंस है। क्वेश्चन 4 का राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी। आई एम प्रीटी श्योर आपको समझ आया होगा।
अगर समझ नहीं आया तो भाई नीचे कमेंट सेक्शन हमेशा आपके लिए खुला है, कमेंट सेक्शन में जाके आप हमसे कंफर्म कर सकते हैं हमारे आंसर्स। स्टिल अगर आपके डाउट्स बढ़े हैं तो भाई टेलीग्राम चैनल आपके लिए है, भाई व्हाट्सएप आपके लिए है। भाई मेरा नंबर आपको मैं इस वीडियो के एंड में बता दूंगा, व्हाट्सएप का नंबर, आप डायरेक्टली जाके वहां से भी मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। फाइन, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। भाई क्वेश्चन नंबर 5 देखो, एज पर द इंफॉर्मेशन गिवन इन द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। भाई इस पैसेज के अकॉर्डिंग इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सच है? ऑप्शन ए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यू वेल्थ विल कॉज डिक्रीज इन इनइक्वालिटी। भाई क्या न्यू वेल्थ की वजह से इनइक्वालिटी कम हो रही है? भाई देखो थर्ड पेज में हमने क्या पढ़ा था, भाई एक अग्रीमेंट है इकोनॉमिक्स के बीच में कि डिस्ट्रीब्यूशन जो न्यू वेल्थ है इसकी वजह से जो गरीब है वो और गरीबी में जाता जा रहा है और जो अमीर है वो और अमीर होता जा रहा है। फाइन, तो मतलब ऑप्शन ए गलत हो गया कि भाई उसकी वजह से इनइक्वालिटी कम नहीं हो रही है, इनइक्वालिटी तो भाई इसकी वजह से और ज्यादा बढ़ रही है। फाइन, ऑप्शन बी, द मेन रीजन फॉर इनइक्वालिटी इज लैक ऑफ स्किल। ऐसा कहीं बात नहीं हो रही है, स्किल या एजुकेशन की वजह से थोड़ी है। भाई वो तो ये बोल रहे हैं कि चाहे ऐसा भी ना भी हो तब पेंडेमिक के पहले से भी इनइक्वालिटी चली आ रही है, तो भाई पेंडेमिक से पहले या बाद की बात हो रही है, स्किल एजुकेशन की कोई बात नहीं हुई। आगे पढ़ो, देयर इज इनकम इक्वालिटी इररिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर। आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, इनकम इक्वालिटी बोल रहा है, इक्वालिटी तो है ही नहीं भाई, पूरे पैसेज में इनइक्वालिटी की बात हुई है। ऑप्शन सी भी गलत हो गया। ऑप्शन डी, पेंडेमिक हैज वर्स्ट इफेक्ट ऑन लोएस्ट इनकम ग्रुप देन एलाइट ग्रुप। बिल्कुल सही बात है कि भाई पेंडेमिक ने सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स उनके लिए क्रिएट करे हैं जो लोएस्ट इनकम ग्रुप में थे, ना कि जो एलीट ग्रुप में थे। मतलब अमीरों से ज्यादा प्रॉब्लम गरीबों की आई है। ऑप्शन, तो क्वेश्चन 5 का राइट आंसर है ऑप्शन डी। फाइन, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चले। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन वर्ड्स इज मोस्ट सिमिलर टू द वर्ड स्ट्रक। मोस्ट सिमिलर टू द वर्ड स्ट्रक, तो इसका मतलब मुझे एक सिनोनिम निकालना है वर्ड स्ट्रक का। तो भाई स्ट्रक वर्ड हमने कहां देखा था? फर्स्ट पेज पे, यहां ये रहा स्ट्रक। भाई सेंटेंस पढ़ो, इनइक्वालिटी वाज अलार्मिंगली हाई एंड डिस्टेबलाइजिंग सोशल एंड पॉलिटिकल ऑर्डर इन मच ऑफ द वर्ल्ड इवन बिफोर द पेंडेमिक स्ट्रक। इवन बिफोर द पेंडेमिक स्ट्रक, पेंडेमिक के आने से पहले, पेंडेमिक जो हमारे छुआ जब हमें स्ट्रक करा, जब हमें हिट करा, उससे पहले भी इनइक्वालिटी ऑलमोस्ट अलार्मिंग लेवल्स पर ही थी। मतलब इनइक्वालिटी तो पहले से ही आ चुकी है, चाहे हमें पेंडेमिक हिट करा हो या ना करा हो। बस सिनोनिम ढूंढते हैं। एक्सटिंग्विश, एक्सटिंग्विश का मतलब बचाना, बचाया नहीं है। अनरेवल, अनरेवल मतलब किसी चीज का नया इन्वेंशन करना, अनरेवल नहीं होगा। एफ्लिक्ट, ऑप्शन ए एफ्लिक्ट। एफ्लिक्ट का मतलब क्या होता है? एफ्लिक्ट का मतलब किसी चीज पे इंपैक्ट देना। मतलब अगर किन्हीं दो लोगों में लड़ाई होगी तो हम क्या बोलेंगे कि भाई एक इंसान के ऊपर इंजरी ज्यादा एफ्लिक्ट हुई है या उसको ज्यादा इंजरी हुई है। तो एफ्लिक्ट होने का मतलब क्या है? वो ज्यादा हिट हुआ है, ज्यादा बुरी तरह से उसको इंपैक्टेड हुआ है। तो स्ट्रक का मतलब कहीं ना कहीं एफ्लिक्ट से बनता है। तो भाई क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए एफ्लिक्ट। स्ट्रक का मतलब होता है किसी चीज को हिट करना, वहीं एफ्लिक्ट का मतलब भी ऑलमोस्ट वैसा ही होता है, किसी चीज को हिट करना। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए। फाइन, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन वर्ड्स इज मोस्ट ऑपोजिट, मतलब एंटोनिम ऑफ द वर्ड इनएविटेबल। भाई इनएविटेबल वर्ड हम ऑलरेडी देख के आए हैं। इनएविटेबल का मतलब होता है जिसको हम कभी दरकिनार ना कर सकें, जिस चीज को इग्नोर ना करा जा सके, इग्नोर नहीं कर सकते जिस चीज को, उसको बोला जाता है इनएविटेबल। और मुझे यहां क्या निकालना है? मुझे इसका एंटोनिम निकालना है, मोस्ट ऑपोजिट। तो ऐसी कोई चीज जिसको इग्नोर करा जा सके वो हो गया भाई हमारा एंटोनिम। तो भाई ऑप्शंस पढ़ते हैं। ऑप्शन ए कॉग्निसेंट। भाई कॉग्निसेंट का मतलब क्या होता है? भाई कॉग्निसेंट का मतलब होता है किसी चीज का अवेयर होना, उसको नॉलेज होना किसी इंसान को। तो ऐसी तो यहाँ कोई बात नहीं हो रही, हम ऐसा कोई वर्ड चूज करना चाहते हैं यहाँ पे जो कुछ इग्नोरेंस से रिलेटेड हो। ओके भाई, अगला है कांस्टेंट। भाई कांस्टेंट का मतलब तो आप सबको पता होगा, कांस्टेंट नहीं हो सकता। ऑप्शन सी अनसर्टेन, कुछ अनसर्टेन होना या इग्नोर करना, नहीं, अलग अलग में मीनिंग इन दोनों के, ये नहीं हो सकता। लैंग्विश और एगनी, एगनी का मतलब होता है किसी चीज को बहुत बुरी स्थिति में लेके जाना, बहुत सैड स्टेट में रखना। तो ऑप्शन ई भी यहां गलत हो गया। अब बचा हमारे पास फाइनली एक ही ऑप्शन, ऑप्शन डी, और ऑप्शन डी ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। लैंग्वेज का मतलब होता है बहुत केयरलेस होना, केयरलेस हो जाना, इग्नोर करना चीजों को, या प्रोक्रास्टिनेट करना, मतलब उन चीजों से रिलेटेड है कि केयरलेसनेस, इग्नोरेंस से रिलेटेड है। तो भाई क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी लैंग्वेज। फाइन, भाई क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन वर्ड इज मोस्ट ऑपोजिट टू द वर्ड एग्रावेट। भाई एग्रावेट का हमने क्या मतलब देखा था? एग्रावेट का मतलब होता है किसी चीज की स्थिति को और ज्यादा खराब कर देना, और ज्यादा नेगेटिव कर देना। भाई किसी चीज को बहुत ज्यादा खराब करेंगे तो उसको हम बोलते हैं यहाँ पे एग्रावेट, और यहाँ हमें चूज करना है उस एंटोनिम या मोस्ट ऑपोजिट। वो ऑप्शन पढ़ लो,
एनॉय करना, भाई किसी चीज को गुस्सा दिलाना, बिल्कुल नहीं है। इरिटेट करना, अगेन किसी चीज को गुस्सा दिलाना। ऑफेंड, किसी चीज को ऑफेंड करना, किसी इंसान को ऑफेंड करना, अगेन किसी को गुस्सा दिलाना, ये भी गलत हो गया। काम, किसी इंसान को शांत करना, पॉजिटिव स्टेट में लेके जाना। भाई पॉजिटिव स्टेट नेगेटिव स्टेट का ऑलमोस्ट ऑपोजिट ही होगा। भाई एग्रेवेट का क्या ऑपोजिट होगा? ऑप्शन डी, काम करना किसी चीज को। एग्रेवेट करना मतलब खराब करना, काम करना मतलब किसी चीज को अच्छे से शांत करके साफ सुथरा अच्छे पैमाने पे लेके जाना। फाइन, तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 9 आज का लास्ट क्वेश्चन, और ये है आप लोगों के लिए होमवर्क क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में क्या करना है? विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन वर्ड्स इज मोस्ट सिमिलर। आपको सिनोनिम ढूंढना है किस वर्ड का? पेन्यूरी का। पेन्यूरी का सिनोनिम ढूंढना है इन 5 ऑप्शन में से, और मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है कि भाई आपके हिसाब से क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या होना चाहिए। गाइस इस पूरे के पूरे सेशन का, आज की पूरी क्लास का पीडीएफ बना के मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर भी अपलोड कर दूंगा। तो अगर आपको इसके बाद कभी इसको रिवाइज करना हो या फिर से प्रैक्टिस करनी हो इस पूरे पैसेज की, तो भाई टेलीग्राम पे जाके आप उस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। उसी के साथ साथ इन 9 के 9 क्वेश्चंस के आंसर्स भी मैं उस पीडीएफ में डाल दूंगा। मतलब अगर आपको क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर चेक करना है तो आप टेलीग्राम चैनल पर जाके उस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। फाइन, तो भाई आज की क्लास यहां खत्म होती है। आई एम प्रीटी श्योर आप लोगों को आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है देन डू लाइक एंड शेयर द क्लास। बने रहिए द अल्फा बैंकर चैनल के साथ, चैंपियन सीरीज को लगातार देखते रहिए। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। साइनिंग ऑफ, माय नेम इज चिराग चोपड़ा।